पत्नी को पति को मारना था और उसे दफनाना था। वो प्लानिंग करती रही, आखिरकार उसके दिमाग में एक ऐसी प्लान फिट हो जाती है। उस प्लानिंग के लिए वो अपने पति से परमिशन लेती है, परमिशन मिल भी जाती है। पति कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो पत्नी खुश हो जाती है अपने पति का कहने पर और वो मजदूरों को बुलाती है। मजदूरों को बुलाने के बाद वो एक चेम्बर बनवाती है। आपने अक्सर सुना होगा, कोई किसी को मारते हैं तो घर के अंदर दफन कर देते हैं, खुदाई करते हैं और फिर उसे दफना देते हैं, या घर के आंगन में हो, घर के पिछवाड़े में हो, या फिर घर के टाइल्स हटाकर गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। लेकिन इसमें ना तो गड्ढा खोदा गया, ना घर के आंगन में, ना घर के पिछवाड़े में, क्योंकि ये पूरा घटना जो है 3rd फ्लोर पे हो रहा था, यानी 3रे माले पे हो रहा था, 3री मंजिल पर। तो वहां पर ना तो आंगन मिलेगी, ना पिछवाड़े में मिलेगी, और ना ही जो घर के जमीन है वो जमीन मिलेगी। अब दफनाएंगे तो कैसे? इस वजह से उस महिला ने उसी घर के बरामदा में, बरामदा तो होती है, उस बरामदा में एक लंबी चौड़ी चेम्बर बनाती है। मजदूरों को बुलाने के बाद चेम्बर बनवाती है और उसे एक स्लैब, बड़े पत्थर, ये जो जैसा ये पत्थर रखी हुई, इस टाइप का एक पत्थर लेकर आती है और चेम्बर बनवा देती है। पति खुद खड़े होकर जब मजदूर चेम्बर बना रहे थे तो वो देख रहे थे। कई दिन तक ये सब, मतलब 2-3 दिनों तक चेम्बर बनाने का काम चला और उसके बाद मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, मजदूर चले जाते हैं। फिर आ जाती है तारीख 1 अगस्त 1 अगस्त 2026 की बात है। उस दिन वो महिला अपने पति को मौत देनी थी। इस वजह से उस महिला ने सबसे पहले तो अपने घर वाले को बेहोश करा, फिर उसके बाद अपने पति को भी बेहोश करा। बेहोश करने के बाद अपने लड़के का क्रिकेट खेलने वाला जो बैट होती है, उस बैट को उठाती है और बेहोशी की हालत में अपने पति के ऊपर वार पे वार करती है। वार करने के बाद वो एकदम अधमरा सा कर देती है। उसे लगा अब इसका काम तमाम हो चुका है। उसके बाद अपने पति को खींचते हुए, घसीटते हुए लेकर उस चेम्बर तक जाती है और फिर उठाकर चेम्बर में डाल देती है। अब उस चेम्बर के अंदर उस पत्थर को रखना था, जो पत्थर ऑलरेडी मंगाकर रख चुकी थी, लेकिन वो पत्थर इतना ज्यादा वजनदार था कि, इतना भारी थी कि उस महिला से उठाई नहीं जा रहे थे। अब क्या करते? इस वजह से वो जल्दी जल्दी अपने बिल्डिंग से नीचे उतारती है और बाहर जाती है, बिल्डिंग के बाहर जाती है और मजदूरों की तलाश करते हैं। इतने में कुछ लोग जो है चौराहे पे बैठा दिखाई दिया उस महिला को। उस महिला ने कहा, जो देखो आप लोग क्या मजदूरी करते हो? सारे लोगों, 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा हाँ हम लोग कर लेते हैं मजदूरी, आपको क्या काम करवानी है? महिला ने कहा काम तो ज्यादा नहीं है, बस चेम्बर बनी हुई, उस चेम्बर के ऊपर एक स्लैब रखना है, पत्थर है, उसको उठाकर रखना है और मेरे घर में कोई है नहीं, और अगर आप लोग चलोगे, आप लोग जो भी मजदूरी मांगोगे दे दिया जाएगा। अब 3-4 लोग जो है वहां पर ऐसे ही खाली बैठे हुए थे। 2 लोगों ने कहा अरे भाई हम नहीं जाएंगे, तो 2 लोगों ने उसमें राजी हो जाते हैं, चलो ठीक है 2 जन उठा लेंगे। आखिरकार उस महिला के साथ वो 2 शख्स पीछे पीछे आते हैं, उस चेम्बर तक जाते हैं। जाने के बाद उस पत्थर को देखते हैं और पत्थर को उठा के अब उस चेम्बर को ढांकना था, बंद करना था। लेकिन इतने में उस चेम्बर के अंदर कपड़े नजर आते हैं, जो कपड़े जो है नए नए कपड़े थे। तो दोनों शख्स ने कहा मैडम ये सारे कपड़े आप पैक क्यों कर रहे हो? अगर पत्थर डाल देंगे तो कपड़े बाहर नहीं आ पाएगा, कपड़ा अंदर ही खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सारे नया कपड़ा है। उन दोनों को लगा शायद ये कपड़ा इनका कुछ काम का नहीं, इसीलिए सब पत्थरों से पैक कर रहे हैं। उन दोनों ने कहा अगर इसमें से कोई कपड़ा हम लोग ले लें तो आपको कोई आपत्ति? महिला ने कहा नहीं, आप उस कपड़े को नहीं ले सकते, क्योंकि वो कपड़ा हम लोग ऐसे किसी को दे नहीं सकते। तो मजदूरों ने कहा मैडम ये सारे नया कपड़ा है, हमें पहनने को मिल जाएगा, हम लोग ऐसे ही मजदूरी का काम करते, कपड़ा फट जाते तो ये कपड़ा पहन के काम कर लेंगे। वो मैडम, वो जो महिला होती है गुस्सा होती है, जो तुम लोगों को तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोग पत्थर को ढको और यहाँ से जाओ। दोनों आदमियों को थोड़ा बहुत शक हो गया, क्योंकि नए कपड़े हैं, तकिया है। दोनों मजदूर जो है उस कपड़े को हाथ लगा के थोड़ा देखा अंदर की तरफ, जो क्या है आखिर सिर्फ कपड़ा ही है क्या कुछ और है जो ये महिला पैक करना चाहती है। तो इतने में उन दोनों मजदूरों को इंसान की पैर दिखाई देता है,
दोनों मजदूर डर जाते हैं, पूछते ये कौन है, किसे आप पैक कर रहे हो? महिला कहती है कोई नहीं है, वो मेरा पति है, उनकी मौत हो चुकी है और उन्हीं के समाधि बन रहे हैं, तो तुम लोग अपना काम करो, मजदूरी लो और चले जाओ। इतने में वो थोड़ा बहुत हिलती है, जो शख्स को पैक कर रहे थे वो महिला, वो थोड़ा बहुत हिलती है। दोनों मजदूर घबरा जाते हैं और फौरन वहां से भाग जाते हैं घर से। भागने के बाद वो दोनों जो है बाहर जाकर डिस्कस करने लगे, मतलब डरे हुए थे। उसी नाके पर जहाँ से वो महिला लोगों को बुलाकर लेकर आई थी, वहीं पर जाकर वो लोग डिस्कस करने लगे, डरे हुए थे। 2-4 लोग और आते हैं, वो सारे बातें बताते हैं। तो लोगों ने कहा देखो बड़े लोगों का मामला है, सब मैटर में मत पड़ो भाई, तुम लोग जाओ, भूल जाओ, जो भी देखा उसे जाने दो, तुम लोग ने तो कुछ किया नहीं। लेकिन वो दोनों मजदूर जो है डरते डरते आखिरकार पूरी बात बता देते सारे लोगों को। और वहीं पर एक पुलिस का, जब बातें कर रहा था उसी जगह पर एक पुलिस का खबरी भी बैठे हुए थे। खबरी के कान में जैसे ही पता चला, खबरी ने पुलिस को तुरंत कॉल किया, जो सब इस जगह पर ऐसे ऐसे घटना हुई है और किसी को मारकर पैक करने जा रहे हैं, शायद वो अब तक मरे नहीं, ये पक्की खबर है। पुलिस का एक टीम फौरन उस बिल्डिंग में पहुंचता है जिस बिल्डिंग के बारे में बताया गया था। बेल डोर बजाए जाते हैं, महिला दरवाजा खोलती है। महिला पूछते हैं जो पुलिस को देखे, जो आप लोग क्या काम है, क्या काम से आए हो? तो महिला को पुलिस वाले ने बताया जो देखिए हमें इन्फॉर्म मिली है आपके घर में कुछ गलत चीजें हो रही है, तो इसीलिए उसी का जांच करने आए हैं। तो महिला बहुत गुस्सा होती है। महिला कहती है देखिए आप लोग ऐसे किसी का घर का सर्च नहीं कर सकते, आपके पास कोई सर्च वारंट है? महिला पढ़ी लिखी थी। महिला अपना रोब झाड़ी। पुलिस वाले को लगा वाकई ये तो कोर्ट में घसीटने की भी धमकी दे रहा है, जो तुम लोगों को ऐसे ही मुंह उठा के चले आए किसी का भी कहने पर। हमारे घर में बीमार सास है, उनको अगर पता चले, उन्हें अगर आप लोग दिख गए तो उनके लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आप लोग यहाँ से जाओ, अगर नहीं जाते तो मैं इस मामले को कोर्ट तक लेके जाऊंगी। पुलिस वाले सोचते हैं वाकई हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, कोई पुख्ता एविडेंस नहीं और कोई सर्च वारंट भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। महिला बड़ी ऊंची तेवर से बातें की, इसीलिए वो सारे पुलिसकर्मी जो वहाँ से चले जाते हैं और अपने बड़े आला अधिकारी को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन इन्फॉर्म करने के बाद भी बड़ा आला अधिकारी भी इस काम में ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। उनको लगा कोई ऐसे ही मजाक किए होंगे, लेकिन खबरीदारा ये खबर था और वो भी पक्की खबर। फिर भी पुलिस ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1 अगस्त को पुलिस वाले के पास 112 पर एक कॉल जाती है। इन्फॉर्मर तो इन्फॉर्म किया था, लेकिन उस इन्फॉर्म में कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, जब 112 पर कॉल जाती है और उसी बिल्डिंग का, उसी फ्लैट के बारे में बताई जाती है, फ्लैट नंबर 9 थी, पुलिस के कान खड़ी होती है, क्योंकि ये कॉल जो है बड़े आले अधिकारी के पास पहुंचा था। 2 शख्स डरे हुए थे और पुलिस को बताते जो साहब इस जगह पर, इस बिल्डिंग पर, इस फ्लोर पर एक शख्स को मारकर दफनाए जा रहे हैं और वो शख्स अभी भी जिंदा है। वो मरे नहीं, लेकिन उनको जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर पहले से ही पुलिस वाले को थी। पुलिस वाले जो है फौरन एक टीम बनाते हैं और उस फ्लैट पर पहुंचते हैं। फिर से बेल डोर बजाए जाते हैं। महिला आती है। महिला अब रोक झाड़ती है, लेकिन इस बार पुलिस जो है ठान कर गए थे जो घर को सर्च करेंगे और क्या है सच्चाई इस फ्लैट के, उसके बारे में पता लगवाएंगे। पुलिस उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन महिला रोक रही थी। आसपास के लोग भी आ जाते हैं। महिला कहती है देखिए हमारे सोसाइटी में बदनाम होगी, पुलिस का बार बार आना, आखिर आप लोगों के पास क्या सबूत है, घर के अंदर ऐसा क्या है? लेकिन पुलिस वाले महिला से बड़ी ठंडी दिमाग से बात कर रहे थे, जो देखो हमें इन्फॉर्म मिली है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। इतने में एक शख्स आ जाते हैं। उस घर का, उस महिला का देवर होता है। वो कहते हैं भाभी क्या बात है, पुलिस क्यों आई है, साहब आप लोग क्यों आए हो? तो पुलिस वाले उस शख्स को पूरी बात बताते हैं। तो शख्स ने कहा भाभी अगर ऐसी बात है तो आपको पुलिस वाले को कोऑपरेट करना चाहिए, इन लोगों को घर के अंदर आने दीजिए, मैं माँ से बात करता हूँ, देखता हूँ माँ कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन पुलिस वाले को मैं समझाता हूँ जो मेरी माँ वाकई बीमार है, भाभी जो कह रही है वो सच है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप लोग मेहरबानी करके मेरे माँ के सामने वर्दी में मत जाइएगा, नहीं तो उन्हें लगेगा घर में कुछ बड़ा मैटर हुआ, उनको ऐसी उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। पुलिस वाले ने कहा ठीक है, आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए,
ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हम लोग थोड़ा सर्च करेंगे और चले जाएंगे, जो भी हम लोग को खबर मिली है उसके बारे में थोड़ा पड़ताल करेंगे, चले जाएंगे। देवर ने कहा ठीक है चलिए। देवर के साथ पुलिस का टीम जो है घर के अंदर एंट्री हुई। उस देवर का जो भाभी होती है, उस घर की महिला, वो भी साथ में थी, जिनका नाम होता है शर्मिला। अब घर के अंदर एंट्री होती है, पुलिस का टीम इधर उधर ताक-झाक करते, तो बेडरूम नजर आती है। तो महिला पूछती है उस बेडरूम में कौन है? तो शर्मिला कहती है जो उस बेडरूम में मेरा सास है और वो बीमार है, मेहरबानी करके उस बेडरूम में मत जाइए। पुलिस वाले को हाथ जोड़ते और पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम लोग उस कमरे में नहीं जाएंगे। ये दूसरा बेडरूम किसकी है? शर्मिला कहती है ये मेरा बेडरूम है। पुलिस वाले कहते हैं इसमें जाने में कोई आपत्ति नहीं। शर्मिला डरी हुई थी, पुलिस को सब पहले से हो गए थे और दो बार उस फ्लैट के बारे में खबर मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। अभी एक मर्डर के सिलसिले में किसी को मारा जा रहा है। तो महिला कहती है हाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है बरामदा से एक कांस्टेबल पुलिस वाले को आवाज देता है जो साहब यहाँ आइए। कांस्टेबल की आवाज पर जो बड़े अधिकारी होते हैं, साहब जो थे, बरामदा में निकालते हैं। बरामदा में निकालने के बाद वही चेम्बर को दिखाते हैं पुलिस वाले। तो जो कांस्टेबल होता है, बड़े आला अधिकारी उस चेम्बर के बारे में पूछते। चेम्बर एक बड़ा सा था, 2.5 से 3 फीट का चेम्बर था और 2-2.5 फीट ऊंचाई भी थी। तो महिला ने कहा हाँ, इस चेम्बर को हम लोग ने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह डालकर इसमें पौधे वगैरह लगाना था। मैं अपने पति से परमिशन ली थी। तो उस चेम्बर में मिट्टी नहीं डाली गई थी, वो ताज़ा बनाई गई थी और पत्थर भी, स्लैब भी रखा हुआ था। पुलिस ने पूछा अगर आप लोगों को यहाँ पेड़ पौधे ही लगाना था, झाड़ लगाना था, तो फिर ये स्लैब किस लिए? अगर आप ढक्कन डाल देते तो इसमें पेड़ पौधे कैसे उगेगा? दूसरी बात शक हुआ। महिला के पास कोई जवाब नहीं, महिला पसीना पसीना हो रही थी, दीवार भी साथ में था। उसके बाद दूसरा बेडरूम में जाया गया। महिला बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो देवर थी वो एकदम फीका पड़ चुके थे। दूसरी बेडरूम जब खोला जाता है, उस बेडरूम के अंदर एक शख्स जो है आंधे मुंह गिरे हुए थे। उसको देखते ही जो शर्मिला का देवर होता है वो फौरन भागकर उस जगह पर जाते हैं, क्योंकि उनका बड़ा भाई प्रदीप जगदब होता है। उन्हें देखकर ही छोटे भाई का पसीना निकल गया, हैरानी हो गई जो ये मेरा बड़ा भाई को क्या हो गया, क्योंकि उनके सर पे खून बह रहा था और वो बेहोश था। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी, जो इसी शख्स को मारकर दफनाने वाले थे। जो खबर मिली थी वो पक्की खबर थी। सबसे पहले प्रदीप जगदब का नस को टटोला जाता है तो पता चलता है ये प्रदीप जगदब तो जिंदा है। फौरन वहां से उस प्रदीप जगदब को नजदीकी अस्पताल सिल्वर जुबली अस्पताल में उन्हें ले जाया जाता है, उनको एडमिट करा दिया जाता है और उस महिला शर्मिला जगदब को, जो परवीन जगदब का पत्नी होता है, उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अब उस सोसाइटी में एक खबर जो है एकदम जंगल के आग जैसा फैल जाती है, जो पकड़ कर लेकर जाती है। पूरा घटना जो है महाराष्ट्र प्रदेश का पूना, जो बारामती पुलिस थाना होता है और जिला जो है पूना जिला का अंदर होता है, उसी जगह पर एक जमदार रोड होता है। उस जमदार रोड के पास एक सोसाइटी का ये पूरा घटना है। घटना जो है 1 अगस्त को हुई थी। अब महिला को पुलिस थाने में ले जाती है, इसी शख्स का सिल्वर जुबली अस्पताल में इलाज होती है। तब तक महिला जो है पुलिस वाले को अलग अलग कहानियां बता रही थी। परवीन जगदब होता है, उनका इलाज होता है और उनको होश में लाया जाता है। जैसे ही उनको होश में लाया जाता है वो बहुत रोता है पुलिस वाले के सामने, डॉक्टरों के सामने। सारे लोग हैरान हो जाता है क्योंकि प्रदीप जगदब का उम्र जो है 40 से 42 साल होते हैं। एक मतलब अधेड़ उम्र का व्यक्ति इस तरीके से रोना। पुलिस वाले ने पूछा जो भाई आपके साथ हुआ क्या था, आप रो क्यों रहे? पहले तो उन्हें शांत कराया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है। प्रदीप जगदब जो बताया ना, किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकते। प्रदीप जगदब बताते हैं दरअसल कुछ समय से मेरी पत्नी से जो है अनबन चल रही थी और मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा करेगी मैं कभी सोच भी नहीं पाया। मुझे मौत के घाट उतार के मुझे मेरे ही घर में चेम्बर में वो पैक करने वाली थी और उस चेम्बर को बनवाने के लिए मुझसे परमिशन ली। पुलिस ने कहा तो फिर आपने परमिशन क्यों दी? आखिर उसने क्या बहाना मारकर ये चेम्बर बनवाई? परवीन जगदब ने कहा जो मेरी पत्नी मुझसे कहा जो यहाँ बरामदा में कुछ झाड़ पौधे लगाना चाहती हूँ और यहाँ पर मिट्टी तो रहेगी नहीं और टब में कितना डालेंगे, क्यों ना यहाँ पर एक चेम्बर बनाया जाए, उसमें मिट्टी में भर देंगे और फिर उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे। तो इसमें परवीन जगदब जो है परमिशन दे देते अपने पत्नी को, जो कहा ठीक है।
अच्छी बात है, तो बनवाओ। परवीन जगदीप के सामने ही उस चेम्बर को बनाया जाता है मजदूरों को लेकर। लेकिन परवीन जगदीप को क्या पता थी, उसी चेम्बर में उसकी पत्नी दफनाने का पूरा तैयारी कर चुकी है। ये बात बताकर पुलिस वाले के सामने रोने लगते हैं, और कोई बात बताते नहीं है। छोटी मोटी विवाद होती थी, पति पत्नी में जमते नहीं थे, घर और बच्चों का मामले को लेकर विवाद होते रहती थी। इस वजह से मेरी पत्नी ने इतनी बड़े कदम उठा ली होगी। पुलिस को लगा इस छोटा सा मैटर में पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी। पुलिस वाले को इस बात को हजम नहीं हुई। अब पुलिस वाले को जो है उस शर्मिला से पूछताछ करनी थी। शर्मिला से आप पूछा जाता है, जो देखो तुम्हारे पति ने तो तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा कह दिया, जो तुम्ही ने ऐसा किया, क्या वाकई तुमने किया या फिर तुम किसी शख्स के प्यार में पड़कर उसके साथ मिलकर ये कदम को उठाया। शर्मिला ने कहा, नहीं साहब, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं ऐसे किसी गैर मर्द के साथ कैसे मिलकर मैं अपने पति का मौत के घाट उतारूं। तो पुलिस ने कहा, तो फिर तुमने अकेले में किया। शर्मिला ने कहा, हाँ। पुलिस ने ये भी पूछा, जो तुम्हारे बच्चे दोनों थे वो कहाँ थे, तुम्हारे सास जो है बीमार है वो कहाँ थी। शर्मिला ने कहा, जिस दिन मेरे पति को मुझे मारना था उस दिन मैं उससे पहले मैं अपने दोनों बच्चों को अपने रिश्तेदार के वहां भेज देती हूँ। फिर आ जाती है 1 अगस्त। उस दिन मैं अपने सास को नशे की बेहोशी का गोली दे देती हूँ, क्योंकि मैं BE फार्मेसी कर चुकी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं जॉब करना चाहती थी। और उस दवा को देने के बाद मेरे सास जो है बेहोशी की हालत में चला जाते हैं, और उसके बाद वही दवा को जूस में मिलाकर मैं अपने पति परवीन जगदीप को पिला देती हूँ। वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैं अपने बच्चे का बैट को उठाकर अपने पति के ऊपर गुस्से में वार करते करते उनको मौत के घाट उतार देता हूँ। मुझे नहीं पता थी वो जिंदा है, अगर जिंदा होता तो मैं और मार कर मार देती। उसके बाद मैं घसीटते हुए उस चेम्बर में डाल देती हूँ, कपड़ा भी डाल देती हूँ। फिर मुझे उस पत्थर उस स्लैब को उठाकर उस चेम्बर को ढकना था, लेकिन मुझसे उठाया नहीं जा रहा। मैं जल्दबाजी में नीचे गई और 2 मजदूरों को बुलाकर लेकर आई, लेकिन मजदूरों को जो है शक हो गया, कपड़ा लेने के चक्कर में वो दोनों को शक हो गया। और फिर कपड़ा हटाया तो मेरे पति का जो है पैर नजर आया, और पैर उस टाइम हिल रही थी क्योंकि वो जिंदा था। मुझे ये भी नहीं पता, मजदूर भाग के चले जाते। अब मैं क्या करती, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है, फिर मैं पुलिस को भगा देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में आप लोग आ जाते हो, पुलिस के सामने पूरा सच्चा बयान कर देते हैं। पुलिस ने कहा, आखिर ऐसा भी क्या वजह थी, ऐसा भी क्या मैटर था जिस वजह से आपने अपने पति को जिंदा ही दफन कर रहे थे। अगर जिंदा आपको लगा मर गया तो फिर आपने मारा ही क्यों, कौन सी वो वजह थी। इसमें शर्मिला जगदीप कहती है, जो सर वजह कुछ नहीं थी, मेरे पति जो है मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। एक तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, BE फार्मेसी कर चुकी हूँ, और मुझे नौकरी करनी थी। पहले मैं नौकरी करती थी, शादी के बाद भी मैं नौकरी की, शादी से पहले भी की। लेकिन शादी के बाद ही जब मेरे पेट में बच्चा ठहरा, मेरे बच्चा पैदा हुआ, तो घर वालों ने कहा, मेरे मायके वालों ने भी कहा, जो तुम्हें आप जॉब छोड़ देनी चाहिए, नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें घर के काम संभालना चाहिए। मैं वैसे ही करने लगी। करते करते धीरे धीरे मेरे 2 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने लगे। अब मुझे लगा बच्चे तो बड़े हो गए, अब इन्हें देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद को संभाल सकते हैं। इसीलिए मैं अपने पति से जॉब करने की परमिशन मांगी, लेकिन मेरा पति परमिशन ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो भी अच्छे खासे एक कंपनी में काम करते हैं, घर में कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। फिर भी शर्मिला जो है नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पति जो है मना करते थे। पति कहते थे, नहीं, तुम्हारा काम है घर का देखभाल करना, बच्चों को सही से शिक्षा देना, बच्चों का परवरिश करना, ये सब नौकरी वोकरी भूल जाओ, तुम मत करो। इसी बात को लेकर थोड़ा पति पत्नी में अनबन होते 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 विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब शर्मिला ने सोच ली, क्योंकि जो शर्मिला ने आरोप लगाए, जो परवीन है शर्मिला के ऊपर हाथ भी उठाते थे, दोनों में जब विवाद होता हाथ भी उठाते थे। इसी वजह से तंग आकर शर्मिला ने इस फैसले को किया, मैं अपने पति को ही अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी, तबाह कर दूंगी उसकी ज़िंदगी। और वही वो करने गई थी, अपने हाथों से अपने पति को मारने चली थी। और उसके हिसाब से वो तो मार तो चुकी थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर थी। परवीन जिंदा था और जिंदा ही उसे दफनाने की कोशिश कर रहे थे। मजदूरों को
डर हुआ, मजदूरों ने पुलिस वाले को खबर दी और फिर ये पूरा सच्चाई लोगों के सामने आई, जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। जो कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती? अगर पत्नी से वो इतना ही रूठ चुकी थी तो फिर पति से आसानी से अलग हो सकते थे, डिवोर्स ले सकते थे। उसे अगर नौकरी इतनी प्यारी थी तो वो अलग होकर भी नौकरी कर सकती थी। लेकिन ये कौन सा तरीका है जो अपनी खुशी के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए किसी और को मौत के घाट उतारो, वो भी अपने ही पति का? किसी को भी समझ में नहीं आया। फिलहाल उस महिला के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते कई सारे सबूत भी मिलती है और फिर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई शर्मिला ने अकेले में इस काम को अंजाम दिया या फिर कोई और राज है जो शर्मिला छुपा कर रखी और पुलिस वाले के हाथ में नहीं लगी? अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।